हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू साहित्यांगन। आज फिर से मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की एक नई कविता के साथ आया हूँ। इस कविता का टाइटल है द सोल्जर और इसे इंग्लिश पोएट रॉबर्ट ब्रुक ने लिखा है। ब्रुक को एक वॉर पोएट के तौर पर जाना जाता है और इनका जन्म 1887 ईस्वी में, मृत्यु 1915 ईस्वी में हो गई। अर्थात ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ही शुरुआती दिनों में ही चल बसे। स्वाभाविक है, ये ज़्यादा दिन नहीं जी पाए, सिर्फ 28 साल जी पाए, लेकिन इस छोटी सी अवधि में इन्होंने कुछ अच्छे सोनेट्स लिखे जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। ये द सोल्जर एक सोनेट है और स्पेशली एक वॉर सोनेट है। सोनेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह 14 लाइन्स की एक कविता होती है जो दो तरह की हो सकती है। सोनेट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पेट्रार्कन सोनेट जो इटली के पोएट पेट्रार्क के नाम पर है, और दूसरे को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में हम लोग डाइकोटोमाइजेशन देखते हैं। यह सोनेट दो हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट में 8 लाइन्स होते हैं और सेकेंड पार्ट अर्थात सेकेंड स्टैंजा में 6 लाइन्स होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट 6 लाइन्स को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। आमतौर पे होता यह है कि फर्स्ट 8 लाइन्स में कोई प्रॉब्लम या इशू रखा जाता है और लास्ट 6 लाइन्स में रिजोल्यूशन पर पहुंचा जाता है, अर्थात इसे सुलझाने की दिशा में बातें की जाती हैं, सॉल्यूशन की तरफ पहुंचा जाता है। जहाँ तक इसकी ट्रेडिशनल राइम स्कीम होती है, उसमें हम लोग ABBA और फिर CDE ये देखते हैं, लेकिन उस राइम स्कीम से थोड़ा सा डिफ़र किया है इन्होंने अपने ऑक्टेव में। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें 3 क्वाट्रेंस और फिर लास्ट में एक कपलेट होता है। तो अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें ये पेट्रार्कन सोनेट जो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है इसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखे गए इस सोनेट को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेंगे। तो इस कविता की शुरुआत इस तरह होती है। If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. कवि कह रहे हैं कि यदि मैं मरूं तो think only this of me, मेरे बारे में बस इतना सोचना कि विदेशी युद्ध भूमि का कोई क्षेत्र है जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का बनकर रह गया। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि यदि मैं एक सोल्जर के तौर पर मरूंगा तो मैं जीत हासिल करूंगा और उस जीत के साथ मैं विदेशी भूमि पर जहां भी मरूंगा वह भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड के कब्जे में आ जाएगी, उसकी अपनी ज़मीन बन जाएगी। There shall be in that rich earth a richer dust concealed. उन्होंने उस विदेशी भूमि के लिए रिच अर्थ यूज़ किया है और अपने आप के लिए रिचर डस्ट फ्रेज का यूज़ किया है। ये कह रहे हैं कि उस रिच अर्थ में, उस समृद्ध भूमि में, वो समृद्ध भूमि इसलिए कि वहाँ पर युद्ध होगा और उस युद्ध में एक देशभक्त लड़ रहा है, इसलिए कवि ने उसे रिच अर्थ कहा है। और चूंकि ये इंग्लैंड के हैं, इसलिए इंग्लैंड के डस्ट से बने हुए खुद को, अपने आप को रिचर डस्ट कह रहे हैं। उस समृद्ध भूमि में एक और भी समृद्धतर धूल मिल जाएगी, उसमें छुप जाएगी, दफन हो जाएगी।
A dust whom England bore, shaped, made aware. एक ऐसी धूल, एक ऐसा मिट्टी का पुतला जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया, आकार दिया और उसे सजग बनाया. Gave once her flowers to love, her ways to roam. जिसे कभी उसने अर्थात बचपन में फ्लावर्स दिए प्यार करने के लिए और अपने रास्ते दिए, मार्ग दिए आवारागर्दी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए. अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, यानी इंग्लैंड में बना हुआ एक तन, एक बदन जो अंग्रेजी हवा में सांस लेकर भरा हुआ है. फिर आगे कवि कहते हैं, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम. जिसे अंग्रेज की नदियों ने, जिसे इंग्लैंड की नदियों ने धोया है, पावन किया है. ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जो अपने घर पर, अपने यहाँ सूरज की किरणों में नहाया है, सूरज की किरणों का आनंद लिया है. तो ये था पहला ऑक्टेव. इसके बाद सेस्टेट की बारी आती है, हम लोग इसे भी देख लेते हैं. एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे. और अब कभी एक कल्पना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि रणभूमि में मैं मरने लगूंगा तो वहाँ ऐसा होगा मानो मेरे मन के सारे मैल धुल गए हों, मेरा मन एकदम पवित्र हो गया हो. A pulse in the eternal mind, no less gives somewhere back the thoughts by England given. A pulse in the eternal mind. कवि ने अपने माइंड को एटर्नल माइंड कहा है. एटर्नल माइंड इसलिए कहा है कि वह माइंड इंग्लैंड की मेंटालिटी का रिप्रेजेंटेटिव है और इसलिए वो एटर्नल माइंड है, एक शाश्वत मन. उस शाश्वत मन में उठी हुई एक तरंग, no less gives somewhere back the thoughts by England given. उसमें उठी हुई एक तरंग उसे इंग्लैंड में दिए गए विचारों की याद दिलाता है, इंग्लैंड से प्राप्त अनुभवों की याद दिलाता है. Her sights and sounds, उसके दृश्य और उसकी आवाज़ें उसे याद आती हैं. Dreams happy as her day, और उसे उसके सपने याद आते हैं जो वहाँ के दिन की तरह सुंदर हैं. And laughter learnt of friends, और उसे वो हंसी याद आती है जो उसने अपने दोस्तों से सीखी है. And gentleness, और वो भद्रता, वो नम्रता, वो विनम्रता. In hearts at peace under an English heaven, और जहाँ लोग अपने हृदय में शांति लिए हुए होते हैं, अंडर एन इंग्लिश हेवन, एक अंग्रेजी आकाश के तले, एक अंग्रेजी स्वर्ग में. यहाँ स्वर्ग कोई रिलीजियस सेंस में नहीं कहा गया है, इंग्लैंड के आकाश को ही यहाँ स्वर्ग कहा गया. हेवन मीन्स आकाश भी होता है. और कभी ये कल्पना कर रहे हैं कि उस छत्र छाया में, अंग्रेजी आकाश के नीचे, यानी अंग्रेजी साम्राज्य में जीने वाले लोग अपने हृदय में शांति लिए हुए जीते हैं. इस तरह से कभी थोड़ा सा यह भी हिंट करते हैं कि जब वे मरें तो वे चाहते हैं कि उसी आकाश के तले मरें. ऐसी उनकी गहरी इच्छा है. और अब इसके बाद हम लोग इसे समराइज करने की कोशिश करेंगे. Well, so let's try to summarize the poem written by Rupert Brooke, The Soldier. The Soldier is one of the most anthologized poem and sonnet written by Rupert Brooke. This sonnet presents the poet as a great patriot and warrior of England. The sonnet presents the poet as a fighter
fighting against England's enemies. For him, this fight is a noble fight, and it is perhaps the great achievement for the poet to take part in that struggle during the First World War. Though the poet is very confident about his victory in this war, but he has many thoughts that are churning him inside his mind. He wants to fight for England, and he is very assured about the victory of England. So he claims that if he dies, that part of the other country would be the part of England forever. He remembers all the ways, days, flowers, and rivers of his own country. And he says that at the time of dying, his heart would be totally free of evil thoughts. He would be in total purity, and he would attain liberation according to his own religious view. Even at that time, that perennial source of thought in his eternal mind would bless him, and he would be at peace under an English heaven. He wants to live and die for his own country without any scruple in his mind. He is ready to fight, he is ready to die, and he is assured about his liberation through this struggle. So, this poem is a very good example of war poetry, and Rupert Brooke is remembered throughout the world for such a great creation as this one. Okay, thanks. मुझे लगता है आप लोग इसकी समरी समझ गए होंगे, और अब मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो फिर इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग साहित्यांगन चैनल को भी शेयर करें ताकि इस चैनल पर और भी ज़्यादा चीज़ें आगे आने वाले दिनों में आती रहें और इससे हमारे स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचता रहे। So once again, thank you all.